So, Assalamu alaikum. Now I'm going to tell you important points regarding anti-seizures or anti-epileptic drugs. लास्ट में कुछ important points जो थे वो benzodiazepines और alcohol के related बताए थे. Now I am going to discuss regarding anti-seizure drug. Anti-seizures में ना जो एक बहुत ज़्यादा important MCQs पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो टॉनिक क्लोनिक सीजर्स हैं, सही हो गया, या ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी जिसको आप कह देते हो, टॉनिक क्लोनिक सीजर या ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस इन्फेंट्स में क्या है? जनरल तो ड्रग ऑफ चॉइस आप लोग पढ़ लेते हो, लेकिन वो पूछते हैं कि इन्फेंट्स में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है. तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी इन्फेंट्स में ड्रग ऑफ चॉइस है फिनो बार्बिटोल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वो बार बार यही पूछते हैं कि इन्फेंट्स में क्या. उनको इससे गर्ज नहीं है कि वो बड़ों में क्या है. बड़ों में काफी ज्यादा ड्रग होती हैं. इसकी फिनाटोइन भी है, कार्बामेजापीन भी है, वेलप्रेट भी यूज हो जाती है, ऑक्सीकार्बामेजापीन भी यूज हो जाती है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस इन्फेंट्स में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिनोबार्बिटोल. इसके अलावा भी यूज होती है, वो होती है प्राइमिडोन. प्राइमिडोन यूज होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट फिनोबार्बिटोल है, जो कि एमसीक्यूज में रिपीटेडली पूछा जाता है. नेक्स्ट, बहुत ज्यादा रिपीटेडली एमसीक्यूज क्वेश्चन, वो है स्टेटस एपिलेप्टिकस. वो पूछते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, बल्कि नहीं, इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिखना. पूछा जाता है कि जो पेटिट मॉल सीजर होते हैं, पेटिट मॉल या जिसको आप कहते हो एब्सेंस सीजर्स, पूछते हैं इसके ड्रग ऑफ चॉइस क्या है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू क्वेश्चन एज वेल. इस साल का एससीक्यू में आया हुआ था. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैटिनमोल या एब्सेंस सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस में सबसे टॉप पे एक ड्रग है, वो है एथोसक्सीमाइड. सही हो गया, एथोसक्सीमाइड. दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एब्सेंस सीजर एंड पैटिनमोल सीजर. दोनों नाम आ सकते हैं और ये रिपीटेडली एमसीक्यूज में पूछा जाता है, क्योंकि कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. लाइक उनकी सिर्फ एक ही ड्रग है तो वो वाली ड्रग तो पूछेंगे ही ना वो. तो सबसे ज्यादा कॉमनली इसमें ये ड्रग, और भी ड्रग यूज होते हैं लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है इसकी. अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखें वेलप्रोइक एसिड, वेलप्रोइक वाली भी, वेलप्रेट, ये भी यूज होती हैं, लेकिन उसके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, वो देख के यूज करनी पड़ती हैं. सही हो गया, वो भी वो काफियों में यूज हो जाते हैं. उसका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है, बट वो काफी चीजें देख के करनी पड़ती है बिकॉज उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ज्यादा हैं. तो हम सबसे पहले वो वाली ड्रग यूज करते हैं जिसके साइड इफेक्ट कंपैरेटिवली कम हो और स्पेक्ट्रम उसके अकॉर्डिंगली हो. बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी नई ड्रग्स यूज की जाती. अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है स्टेटस एपिलेप्टिकस. स्टेटस एपिलेप्टिकस में शॉर्ट एक्टिंग होती है और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स यूज होती है. अब इसमें भी जो बच्चों के लिए होती है ना, वो फिनोबार्बिटोल होती है. स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए आपने फिनोबार्बिटोल यूज करनी है. ये बस याद रखें. जो बड़े होते हैं उनके लिए कौन सी ड्रग स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज की जा सकती है? डायजेपम या लोराज़ेपम. ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है. बच्चों में फिनोबार्बिटोल कहाँ कहाँ यूज हो रही है? एक तो स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए यूज हो रही है और एक गैट के लिए यूज हो रही है. नेक्स्ट, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट, मैं सबसे इंपॉर्टेंट ही लिखवा रहा हूँ, बाकी मैं सारे पॉइंट्स इग्नोर कर रहा हूँ. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो न्यूरल्जिया है. वो कहते हैं कि न्यूरल्जिया, आप लोगों ने न्यूरल्जिया पढ़ा हुआ है? क्या होता है न्यूरल्जिया, किसी को पता है? आप लोगों ने इस तरह का वर्ड कहाँ पे पढ़ा हुआ है, न्यूरल्जिया? बड़ा पढ़ा होगा आप लोगों ने तो. लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, इस ईयर भी पढ़ा होगा. ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ये वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा. बाकी नर्व्स का भी होता है, जस्ट ट्राइजेमिनल नहीं होता. मतलब न्यूरल्जिया
आप लोगों ने ट्राइजेमिनल का पढ़ा होगा कि फेस पे बहुत ज्यादा पेन फील होती है, ओवर सेंसिटिव हो जाती है, सही हो गया, ओवर सेंसिटिव और ज्यादा सिग्नल्स जाने लग जाते हैं उस पेन के। अब न्यूरल्जिया के लिए जो ड्रग होती है ना, ड्रग ऑफ चॉइस में बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, वो है कार्बामेज़ापीन। और ये एमसीक्यूज आता है, कार्बामेज़ापीन, न्यूरल्जिया के लिए कार्बामेज़ापीन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सही हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज पॉइंट जो पूछा जाता है कि मिग्रेन, मिग्रेन में काफी ज्यादा ड्रग्स यूज होती है, लेकिन इसमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, दो इंपॉर्टेंट ड्रग में आ जाती है, फिनाटोइन, फिनाटोइन एंड टोपिरामेट। और भी ड्रग्स यूज होती हैं, मिग्रेन का पूरा एक टोटल यूज होती हैं, पहले डिक्लोफेनेक सोडियम से यूज शुरू होते हैं और बड़ी आगे ड्रग्स आती हैं, आप लोगों ने अंदर पढ़ी होंगी डिफरेंट जगह पे, लेकिन जो सीएनएस में ड्रग्स जो इसके रिलेटेड है वो ये दो हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन एफजे में आया हुआ है, एफजे के एमसीक्यूज क्वेश्चन में वो है न्यूरोपैथिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है, ये लास्ट ईयर एफजे का एमसीक्यूज क्वेश्चन है। न्यूरोपैथिक पेन के लिए यूज होती है गाबा पेंटिन, गाबा पेंटिन, ये पॉइंट्स अच्छे से इनको रटा मार लेना सबने। और इसके अलावा प्री गाबालिन भी होती है, बट गाबा पेंटिन वो एमसीक्यूज में मोस्ट लाइकली यही ऑप्शन देंगे। प्री गाबालिन भी होती है बट अगेन गाबा पेंटिन देंगे। चलें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू भी कह लें, एमसीक्यूज भी हैं उसमें बहुत ज्यादा, वो बनते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेल्प्रोएट में से, वेल्प्रोइक एसिड के एडवर्स इफेक्ट, सही हो गया वेल्प्रोएट। इसके मैं आपको एडवर्स इफेक्ट बताता हूँ कैसे याद करें। ये वेल्प्रोएट आपने लिखा है, इसी में से ना कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है, इसके काफी हैं बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगा। ए से आपने एक याद रखना है, एक साइड इफेक्ट, एक एल से याद रखेंगे, एक पी से याद रखेंगे और एक टी से याद रखेंगे। ए से क्या याद रखना है, एलोपेशिया, ए से एलोपेशिया आप लोगों ने याद रखना है, इसका साइड इफेक्ट है। एल से आप लोग ने याद रखना है लिवर टॉक्सिसिटी, पी से याद रखना है आप लोग ने पेंक्रियाटाइटिस, और जो टी है उधर से आप लोगों ने याद रखना है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देखें, ये ड्रग इसलिए इतनी ज्यादा यूज नहीं जल्दी की जाती बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। ये ड्रग बहुत लेट यूज की जाती है क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग ड्रग है। इसके साइड इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ये एससीक्यू में भी पूछे जाते हैं, ये एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज में इसके ये जो पेंक्रियाटाइटिस है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट व्हिच यू शुड नो। तो ये एमसीक्यूज क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। मुझे बताएं इधर तक आप लोगों ने नोट कर लिए जितने अभी मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चन बताए हैं सिजर्स वाले चैप्टर में से। इधर तक हो गया आप लोगों के नोट? चलें, नेक्स्ट अब एमसीक्यूज क्वेश्चन है फिनाटोइन के साइड इफेक्ट, बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछे जाते हैं। फिनाटोइन के साइड इफेक्ट जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, इसको आप लोग कोई मेमोनिक बनाना है तो उससे कर लें। वैसे ये मैंने मेमोनिक बनाया था, कोई इसकी सेंस इतनी खास नहीं है, बट आप लोगों को मैं बताता हूँ इसमें से एमसीक्यू सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा। अच्छा, पहले तो एम से मगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मगैलोब्लास्टिक एनीमिया इसमें। नेक्स्ट है ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया। सी से सीएनएस डिप्रेशन। अभी सबसे इंपॉर्टेंट इसका साइड इफेक्ट आना है, वो जो रिपीटेडली एमसीक्यूज पूछा जाता है, ये वाले भी पूछे जा सकते हैं, ये एससीक्यू में बहुत ज्यादा रिपीटेडली चीजें पूछी जाती हैं। बट एक हिस्टोरिज्म, एक ये ऐसा है जो काफी ज्यादा पूछा जाता है,
देन ओस्टियोमलेशिया इसका साइड इफेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट अब बताने लगा हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इज जिंजीवल हाइपरप्लेजिया। ये आप लोगों ने नहीं भूलना, सारे साइड इफेक्ट भूल जाएंगे, ये नहीं भूलना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ फिनाटोइन। याद रखें, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू पूछा जाता है रिपीटेडली। हर दूसरे साल आपको ये एमसीक्यू नजर आ जाएगा। बाकी साइड इफेक्ट्स आप लोग एससीक्यू में ज्यादातर आएंगे, मतलब आपको साइड इफेक्ट पूछेंगे, आप एससीक्यू में लिखोगे। हिस्टुरिज्म आ सकता है, इंपॉर्टेंट वन बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट जिंजीवल हाइपरप्लेजिया ये रिपीटेडली पूछा जाता है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इसको सबसे ज्यादा आप लोग प्रोमिनेंट कर लें कि जिंजीवल हाइपरप्लेजिया पूछा जाएगा। चलें, यहाँ तक हो गए। नेक्स्ट, अच्छा जो आप लोग के क्वेश्चंस है ना वो लिखते जाएं, मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि अभी मैं साथ साथ वो पेजेस से ढूंढ रहा हूँ जो जो आप लोग को पॉइंट्स बताने हैं, तो इस वजह से बीच में मैं एक्स्ट्रा पॉइंट अभी नहीं बता पा रहा। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज पॉइंट कि कौन सी एंटी सीजर ड्रग है, कौन सी एंटी सीजर ड्रग है जो कि लिवर में मेटाबोलाइज नहीं होती। सही हो गया। कौन सी ऐसी एंटी सीजर ड्रग है जो कि लिवर में मेटाबोलाइज नहीं होती। वो दो ये आप लोगों ने याद रखनी है, गाबापेंटिन। जो ये इस तरह की ना ड्रग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज देखिए बहुत से इस तरह के पेशेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल दे आर अल्कोहलिक, और मतलब देखें ऐसी चीज, अल्कोहल एक ऐसी चीज है जो सीएनएस को इतना अफेक्ट कर रही है, बट वो लिवर को भी इफेक्ट करती है। तो इस तरह के पेशेंट्स को इस तरह की, अब देखें अल्कोहल में वन ऑफ द साइड इफेक्ट इज आल्सो सीजर। अब उसका लिवर खराब होगा, आप उसको ये ड्रग देने बैठ जाएं जो लिवर में मेटाबोलाइज होती है, पहले ही लिवर खराब है, वो ड्रग जाएगी वो और कोई मसला करेगी, और प्रॉपर हो सकती है वो ड्रग इंड्यूस ना हो, मतलब बहुत से मसाइल होते हैं। तो आप लोगों को वो ड्रग्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए जो लिवर में मेटाबोलाइज नहीं होती, वो हर जगह पे पूछी जाती है। और इसके बाद है विगा बेट्रिन। ये दो ऐसी एंटीसीजर ड्रग हैं जो कि लिवर में मेटाबोलाइज नहीं होती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीन ड्रग जो अभी ऊपर पड़ी है, एक है फिनाटोइन, एक है वेलप्रोइक एसिड, एक है सल्फोनामाइड। ये कंपीट करती हैं, किस लिए कंपीट करती हैं? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करने के लिए ये ड्रग्स compete करती हैं। वेल, एक और रह गया ड्रग, वो कौन सी थी? कार्बामेजापिन, सॉरी, एक और ड्रग है कार्बामेजापिन। ये जो चारों ड्रग्स हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ compete करेंगी बाइंड करने के लिए। तो मुझे बताएं कि अगर दो इकट्ठी ड्रग्स दे देंगे तो ये आपस में कंपटीशन करना स्टार्ट कर देंगी, और ओवरडोज होने का खतरा हो सकता है। तो इस तरह के ये पॉइंट याद रखने हैं। ये इस डिफरेंट तरह से एमसीक्यूज इस तरह बनते हैं कि ये ड्रग दे दी, वो ड्रग भी दे दी, दो ड्रग्स लिख देंगे, और फिर उसके बाद उनके बारे में पूछेंगे कि किस तरह से ओवरडोज हो सकती है, या ये इनके क्या कॉमन करेक्टरिस्टिक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ करती है बाइंड करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेलप्रोइक एसिड का ना सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट याद रखना है, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, वह है पेटोटॉक्सिक। वेलप्रोइक एसिड इज पेटोटॉक्सिक, और ये यूज कब की जाएगी? खास तौर पे जब गैड हो प्लस मायोक्लोनिक सीजर हो। सही हो गया। गैड प्लस मायोक्लोनिक सीजर, तो आप लोगों ने कॉमनली कौन सी ड्रग यूज करनी है? वेलप्रोइक एसिड, गैड विद मायोक्लोनिक सीजर्स। सही हो गया। यहाँ तक मुझे बताएं, आप सबको पॉइंट्स समझ आ गए? लिख लिया आप सबने यहाँ तक पॉइंट्स? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बात याद रखनी है। वो पूछते हैं कि एक बच्चा है, वो स्कूल गया है
और उसको एप्सन सीजर्स होते हैं। तो कौन सी ड्रग यू विल प्रेफरेबली चूज? तो आप लोग कौन सी ड्रग एप्सन सीजर के लिए चूज करेंगे? एक बच्चा है, स्कूल जाता है, और इस ड्रग के क्या क्या फवाइद होंगे, ये इस साल का प्रॉफ का क्वेश्चन भी है। Yes, etraxamide will be used for the absence scissors, और स्पेशली इसमें यही पूछा जाएगा क्योंकि वेलप्रोइक एसिड अगेन मैंने बताया था कि इसके काफी साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और विड्रॉल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो एथोसेक्सामाइड्स क्या होती है, एक तो ये इसका कोई इस तरह का साइड विड्रॉल इफेक्ट कोई खास नहीं है, कोई इतना मसला नहीं करती जब छोड़ो, और ये उसकी बच्चे की परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट नहीं करेगी, स्लीप का मसला भी नहीं होगा। तो ये वाली कुछ चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, आप लोगों ने एमसीक्यू में बता के आनी होती है। चले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी फाइंड के कौन सा है। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पूछते हैं कि किस ड्रग का क्रोनिक यूज, किस ड्रग का क्रोनिक यूज डीप टेंडन रिफ्लेक्स, किस ड्रग का क्रोनिक यूज लोअर एक्सट्रीमिटीज में डीप टेंडन रिफ्लेक्स खत्म कर देता है या कम कर देता है? ये इस तरह की चीज किसी ने पढ़ी है? बताएं, डिमिनिश डीप टेंडन रिफ्लेक्स इन लोअर एक्सट्रीमिटीज बाय क्रोनिक यूज ऑफ विच ड्रग? किसी ने इस तरह का कोई चीज पढ़ी है जिसने सीएनएस पढ़ लिया? याद रखिएगा, क्रोनिक यूज ऑफ फिनाटोइन, फिनाटोइन का क्रोनिक यूज डीप टेंडन रिफ्लेक्स लोअर एक्सट्रीमिटीज का खत्म कर देता है, डिमिनिश कर देता है, कम कर देता है कंपैरेटिवली। डीप टेंडन रिफ्लेक्स तो आप सबको पता है ना, डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होता है, ये आप लोग सेकंड ईयर में करते आए हो, आपको सारे पता है। तो जो सीएनएस होता है ना, सीएनएस में सबसे इंपॉर्टेंट, आप न्यूरो में चल जाओ, आप न्यूरो वार्ड में चल जाओ, और आप उनकी ओपीडीज में चल जाओ, आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मिल रही होगी हर न्यूरो के पेशेंट में जो की जा रही होगी, वो डीप टेंडन रिफ्लेक्स ही होते हैं। क्योंकि डीप टेंडन रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि जो नर्व्स डीप टेंडन रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व होती हैं, आपको पता लग जाता है उनकी इंटेग्रिटी मेंटेन्ड है कि नहीं है। अच्छा, फिनाटोइन डीप टेंडन रिफ्लेक्स लोअर एक्सट्रीमिटीज का डिक्रीज कर देती है, डिमिनिश कर देती है, ये आपको बताना चाहिए। चलें, अब कुछ इस तरह के साइड इफेक्ट हैं जो आपको अगेन आने चाहिए। एथोसेक्सामाइड का साइड इफेक्ट एक बता दूं। एथोसेक्सामाइड एब्सेंस सीजर में यूज होती है, इसका साइड इफेक्ट पूछा नहीं गया हुआ लेकिन एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है। वो है कि इसका मेन साइड इफेक्ट ना जीआई साइड इफेक्ट है, और इस जीआईटी के साइड इफेक्ट को ना दूर करने के लिए आप क्या करते हो, इसको दो बारी दे देते हो, यानी इकट्ठी एक बारी देने की जगह ना आप इसकी डोजेस डिवाइड करके दे देते हो, ताकि इसका जीआईटी का साइड इफेक्ट ना आए। सही हो गया, ये एथोसेक्सामाइड का साइड इफेक्ट है। फिर उसके बाद लेमोट्रिजीन का बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, लेमोट्रिजीन, इसका इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट रैश, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम वाला, या इसके बाद हो जाएगा टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, मतलब साइड इफेक्ट रैश रैश के रिलेटेड है, रिएक्शन ऑफ द स्किन के रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, आपको बहुत अच्छे से बताना चाहिए कि लेमोट्रिजिन का साइड इफेक्ट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के साइड इफेक्ट है। सही हो गया। अब मुझे बताएं कुछ और ड्रग्स है जिनके साइड इफेक्ट्स इसमें मैंने लिखे हुए हैं, जो सबसे उसका स्पेसिफिक है, लेकिन वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ड्रग्स इतनी इंपॉर्टेंट या इतनी बार पूछी नहीं गई, वो मैं आपको लिखवाऊं कि ना लिखवाऊं? वो उतनी ज्यादा मतलब पूछी जाने वाली ड्रग्स नहीं है। चलें, वो मैं आप लोगों को जल्दी से फिर लिखवाता हूँ, उनको लिख लें। वो थोड़ी सी इस तरह की ड्रग्स है जिनके नाम आप लोग कम ही याद करते हो। फेल्बामेट है, बुक में आप लोग की ड्रग्स तो लिखी हुई है लेकिन आप लोग
इसका मैं सबसे स्पेसिफिक साइड इफेक्ट बताऊंगा, ए प्लास्टिक एनीमिया। अगर एमसीक्यूज आया तो यही आंसर होगा उसका, ए प्लास्टिक एनीमिया। एक ड्रग है जुनिसामाइड, इसका साइड इफेक्ट स्किन रिएक्शन है, स्किन रिएक्शन। नेक्स्ट एक ड्रग है टिगाबीन, इसका रीनल टॉक्सिसिटी होता है। क्लोनेजिपैम, क्लोनेजिपैम का साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट, सिडेशन प्लस टॉलरेंस, ये होता है। ये कुछ और ड्रग्स हैं जिनके साइड इफेक्ट्स हैं, आप लोग ये बस एक बारी अगर लिख के याद करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिएगा, आपको फायदा होगा। चलें नेक्स्ट आ जाते हैं हम जनरल एनेस्थीसिया के चैप्टर पे। जनरल एनेस्थीसिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोग को लिखवाऊंगा कि उसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है। जनरल एनेस्थीसिया में ना आप लोगों को जो सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, लेट मी फाइंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलें, हाँ, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जनरल एनेस्थीसिया में ड्रग का है, ये आप लोग लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। वो कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव हेपेटाइटिस। पोस्ट ऑपरेटिव हेपेटाइटिस कौन सा जनरल एनेस्थीसिया करवाता है? तो पोस्ट ऑपरेटिव हेपेटाइटिस हेलोथीन करवाता है। सबसे ज्यादा कॉमन एमसीक्यूज इस चैप्टर का, पोस्ट ऑपरेटिव हेपेटाइटिस हेलोथीन, एच से याद रख लेना। सही हो गया। नेक्स्ट जो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, एक है मिथॉक्सीफ्लुरेन। मिथॉक्सीफ्लुरेन, मिथॉक्सीफ्लुरेन जो है ना, ये फ्लोराइड रिलीज करेगी। It will release the fluoride and it will cause the renal insufficiency. So renal insufficiency will be caused by methoxyfluoride. ये कुछ साइड इफेक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमनली आपसे एमसीक्यू में पूछा जाना है ना, या आप लोगों से वैसे भी पूछा जाना है, वो हेलोथेन का पोस्ट ऑपरेटिव हेपेटाइटिस है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बारी पूछा गया। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो ये लिख लें आप लोग। इसका स्मॉलेस्ट इफेक्ट होता है रेस्पिरेशन में, मतलब ये रेस्पिरेशन को बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं करेगी। ना ही ये मायोकार्डियल फंक्शन को इफेक्ट करती है, मतलब ये ना रेस्पिरेशन का कोई इतना मसला करवाती है, ना मायोकार्डियल फंक्शन का कोई मसला करवाती है। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा अच्छी है? एनर्जीजिया, ये बड़ी अच्छी इसकी एनर्जीजिक प्रॉपर्टीज है और एमनेस्टिक एक्शन है। एनर्जीजिक प्रॉपर्टी इसकी सबसे, नाइट्रिक ऑक्साइड का सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये रेस्पिरेशन पे इफेक्ट नहीं करवाती और मायोकार्डियल पे भी इफेक्ट नहीं करवाती। सही हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज पॉइंट है एनफ्लुरेन के रिलेटेड। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एनफ्लुरेन। एनफ्लुरेन जो होती है ना, ये पंजेंट होती है। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है। सही हो गया, पंजेंट, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है। सही हो गया। नेक्स्ट आ जाता है, सॉरी, NO नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है। जो आप लोग पीछे आपको मैं पढ़ाया वो नाइट्रस ऑक्साइड थी, नॉट नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, अब मैं एनफ्लुरेन के बारे में बता रहा हूँ। एनफ्लुरेन की पंजेंट, ये पंजेंट होती है, MI डिप्रेसेंट होती है। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है।
सही हो गया। पंजेंट का भी एमसीक्यूज बन सकता है, एमआई डिप्रेसेंट का भी एमसीक्यूज बन सकता है, और इसका एक और एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, वो है ये स्पाइक एंड वेव एक्टिविटी ऑफ द मसल ट्विचिंग। ये ड्रग दो तो स्पाइक एंड वेव एक्टिविटी ऑफ द मसल ट्विचिंग मिलती है। अब ये तीन डिफरेंट इसमें से बन सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि हेलोथीन जो होती है ना, हेलोथीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। हेलोथीन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस जो है चिल्ड्रन में है। हेलोथीन ड्रग ऑफ चॉइस चिल्ड्रन में होगी, और ये गुड फॉर एस्थमेटिक ब्रोंकोडायलेशन, गुड फॉर एस्थमेटिक ब्रोंकोडायलेशन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अगेन हेलोथेन के रिलेटेड है, लेकिन हेलोथेन के साथ एक और भी है। हेलोथेन जो होती है ना, और आइसोफ्लूरेन जो होती है, ये सेंसिटाइज कर देती है मायोकार्डियल टिश्यू को। आपका जो हार्ट है ना, उसको ये सेंसिटाइज कर देती है। इस वजह से एरिथमिया के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हेलोथेन एंड आइसोफ्लूरेन जो होती है मायोकार्डियम को सेंसिटाइज कर देती है। जब ये मायोकार्डियम को सेंसिटाइज कर देती है तो जो कैटाकोलामीन्स होती है ना, कैटाकोलामीन्स आपको पता है कार्डियो स्टिमुलेंट होती हैं। कैटाकोलामीन जाके बीटा 1 रिसेप्टर पे लगेंगी और कार्डियो स्टिमुलेंट के तौर पे एक्ट करेंगी। तो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, इरिथमिया हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है डेस्फ्लूरेन जो होती है, इसका पल्मनरी, ये पल्मनरी इरिटेंट होती है, पल्मनरी इरिटेंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट एनेस्थीसिया के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा हेलोथीन के इंपॉर्टेंट है। हेलोथीन का सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है पोस्ट ऑपरेटिव हेपेटाइटिस, ये कभी नहीं भूलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हेलोथीन का, कि चिल्ड्रन में दी जाती है गुड फॉर एस्थमेटिक ब्रोंकोडायलेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेलोथीन का कि ये सेंसिटाइज कर देती है हार्ट को, कैटाकोलामीन का इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और एरिथमिया के चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाते हैं। सही हो गया। जो एनफ्लूरेन होती है और हेलोथेन होती है, ये मायोकार्डियल डिप्रेसेंट्स भी होते हैं, यानी हेलोथेन के हार्ट पे इफेक्ट्स हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके रिलेटेड जनरल एनेस्थीसिया के। नेक्स्ट लेट मी सी अगर कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। बाकी फैक्टर्स ऑन विच इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया डिपेंड, ये एज अ एससीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों ने एक बार ही पढ़ लेना है। ये हो गया। चलें, ये हुए जनरल एनेस्थेटिक्स। अब मैं लोकल एनेस्थेटिक्स पे आ रहा हूँ। लोकल एनेस्थेटिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मुझे बताएं। यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, आप लोगों ने नोट कर लिए हैं? अच्छे से नोट करें, इंशाल्लाह आफ्टर प्रोफाइल विल डेफिनेटली आस्क आप लोग को इन पॉइंट से कितना फायदा होगा। बाकी सेंडर्स में इंशाल्लाह इसमें से आप लोग को जरूर फायदा होगा। चलें, एससीक्यू जो आप लोगों ने पढ़ना है, आप लोगों ने वो पढ़ना है फैक्टर्स ऑन विच इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया डिपेंड। जो एनेस्थीसिया है ना, वो उसकी इंडक्शन किस चीजों पे डिपेंड करती है। अच्छा, लोकल एनेस्थेटिक, इसमें आपके दो क्लासेस आती हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टार्ट में बताऊंगा। जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं ना, इसमें से एक होते हैं अमाइड्स, एक होते हैं एस्टर्स। जो अमाइड्स होती है ना, ये मेटाबोलाइज होते हैं लिवर में। अमाइड्स आर मेटाबोलाइज इन लिवर। जो एस्टर्स होते हैं ना, ये मेटाबोलाइज बाय सूडोकोलिनेस्ट्रेज। दे आर मेटाबोलाइज बाय सूडोकोलिनेस्ट्रेज। ये पॉइंट याद रखना।
फिर जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है वह है कि कौन से एनेस्थेटिक सरफेस एक्टिंग है। सरफेस एक्टिंग, सरफेस एक्टिंग वाले दो हैं, एक है बेंजोकेन, एक है कोकेन। ठीक हो गया, बेंजोकेन एंड कोकेन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज में रिपीटेडली पूछा जाता है वो बेंजोकेन के बारे में। बेंजोकेन का पॉइंट इसलिए पूछा जाता है कि जो बेंजोकेन है इसकी पी के ए वैल्यू जो है वो है 3.5, बाकी सब लोकल एनेस्थेटिक्स की पी के ए वैल्यू 8 to 9 है। सही हो गया, ये बार बार पूछा जाता है। ये आप लोगों ने बस पॉइंट याद रखना है कि बेंजोकेन की पी के वैल्यू 3.5 है, बाकी सबकी 8 to 9 है। चले, नेक्स्ट। चले नेक्स्ट है पीवाकेन। नहीं, जो सरफेस एक्टिंग है वो एस्ट्रस है। नेक्स्ट ब्यूपीवाकेन। ब्यूपीवाकेन की आप लोग लिख लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, ब्यूपीवाकेन कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है। कार्डियोटॉक्सिसिटी में ये दो चीजें करवाते हैं, एक ये करवाते हैं एरिथमिया, एक ये करवा सकते हैं हाइपोटेंशन। एरिथमिया एंड हाइपोटेंशन। एरिथमिया अगर करवा दें तो किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिपिड के साथ। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो मुझे मिल नहीं रहा। हाँ, नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स है ये दो क्लासेस में हम इंपॉर्टेंट डिवाइड कर रहे थे। इसमें एक थी एस्ट्रस और एक थी अमाइड्स। जो इसमें से एस्ट्रस होते हैं ना, ये एलर्जिक रिएक्शन करवा देते हैं। जो एस्ट्रस होते हैं दे कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस, लेकिन जो अमाइड्स होते हैं ना ये एलर्जिक रिएक्शन ऐसा नहीं करवाते। चले, यहाँ तक मुझे बताएं कि यहाँ तक आप सबको समझ आ गया। देन एक और एमसीक्यूज पॉइंट है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। इधर तक सबको क्लियर है कि जो एस्ट्रस होते हैं दे कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन। चलें, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। एक ना कंडीशन मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की होती है ऑटोसोमिन। ये ऑटोसोमिन ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर होता है राइनोनिडीन रिसेप्टर का। ये कब हो जाता है, ये ज्यादातर चांसेस होते हैं जब आप हेलोथेन को ना यूज करते हैं विद द सक्सिनाइल कोलिन। ये पॉइंट याद रखना है, हेलोथेन व्हेन यूज्ड विद सक्सिनाइल कोलिन कैन कॉज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। When halothane used with the succinylcholine, it can cause malignant hyperthermia, but not in every patient. कुछ जेनेटिकली इनहेरिटेड डिफेक्ट जिनमें होता है, जेनेटिक वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिफेक्ट है, तो उन केसेस में ये ट्रिगर कर देते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है।
सही हो गया, ये पॉइंट आप लोगों को याद हो गया। अब कहेंगे ना, ये अक्सर इसका ना एमसीक्यूज इस तरह बनता है कि एक पेशेंट था, उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया गया और उसके बाद ना पेशेंट का टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया और पेशेंट का को मतलब सक्सिनाइकोलिन दी गई थी और ये फिर उसको क्या हुआ एकदम, मतलब क्यों उसका टेम्परेचर इतना हाई हो गया और एकदम उसकी मसल बहुत कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ गए। तो बेसिकली वो बताना चाह रहे होते हैं कि इसको मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हुआ है और ये वो पूछते भी हैं और ये जेनेटिकली ससेप्टेबल पेशेंट्स में होता है। चलिए अब नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो लोकल एनेस्थेटिक में अब आ जाता हूँ। लोकल एनेस्थेटिक का एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है, वो है आर्ट वो है ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक। ऑनसेट ऑफ एक्शन, अब देखें, एक ड्रग है उसकी पीएच है 8 to 9, पीके है सॉरी, उसकी पीके ए वैल्यू है 8 to 9। तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बेसिक एनवायरनमेंट में ज्यादा हो जाएगा कि एसिडिक में। अगर हमने इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन को एक्सेलरेट करना है, हम चाहते हैं कि वो तेजी से हो, तो हम क्या करेंगे? इन ड्रग्स के साथ अगर आप बेसिक पीएच उसकी वहां पे मेंटेन कर दोगे, लोकली बेसिक पीएच कर दोगे, NaCO3 बेसिक है, तो यू कैन इंक्रीज द एक्शन। दिस इज अनदर एमसीक्यूज क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो लोकल एनेस्थेटिक की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम, अब इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी बड़ी रीजनिंग है, हर पॉइंट के पीछे रीजन है, बट ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेल एवरी रीजन नाउ। तो इस वजह से फिलहाल आप सब ये ना नोट करते जाएं।